हेलो, वेलकम बैक। जेई फॉर नीट वाली सीरीज का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही है कि हमसे जानना चाहता है कि क्या आपको फोर्स के कंपोनेंट निकालने आते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम यही चीज़ सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का ब्लॉक है, इज केप्ट स्टेशनरी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ये रखा हुआ है और क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है ना, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये इस पर स्लाइड करेगा फ्रीली। तो इसको रोकने के लिए क्या किया कि किसी ने इस पर फोर्स लगाई है F, उसकी वजह से ये स्टेशनरी हो गया इसमें बाय अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना। तो आपको ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है और फिर इस इक्वेशन में रख के अपन को x की वैल्यू निकालनी है। कई बार क्या होता है कि लोग आंसर निकाल लेते हैं, जैसे फोर्स का किसी ने निकाल लिया आंसर और उसका एक ऑप्शन इसमें होता है और वो उस पर टिक कर देता है, जबकि हमसे पूछा गया है इस x की वैल्यू। तो हमको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में पढ़ के ये जानना होता है कि आखिर पूछा क्या गया है ना। तो एक बार आंसर टिक करने से पहले ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि किस फॉर्म में आंसर पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो आइए किसी फोर्स के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसको ट्राई करना। ओके, तो आइए फोर्स के कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। फिजिक्स स्किल, है ना, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो किसी भी फोर्स के कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है ना। तो वेक्टर जो होता है वो किसी भी दिशा में पॉइंट कर सकता है। वेक्टर का तो काम ये होता है कि डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में पॉइंट करना। तो जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना, ये कोई सी भी दिशा में ये वेक्टर ओरिएंटेड हो सकता है। ओके, दूसरी क्या चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत ही ज़रूरी डायरेक्शन होती है कि मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिकली अपन जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो अपन मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं, तो मोशन कौन सी दिशा में हो रहा है वो दिशा बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता चल गया कि कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आपको अब क्या करना होता है कि उस दिशा में कितनी फोर्स लग रही है ये निकालना होता है। उसके लिए अपन को उस दिशा में कंपोनेंट निकालना होता है फोर्स का, ठीक है। तो जैसे कि सपोज कीजिए ये डायरेक्शन है मोशन की, इस दिशा में मोशन हो रहा है, तो अपन इंटरेस्टेड होते हैं कि इसी दिशा में कितना फोर्स लग रहा है। भाई टोटल फोर्स हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा लग रही हो, है ना, लेकिन सारी फोर्स इस दिशा में नहीं जा रही, कुछ कंपोनेंट फोर्स का दूसरी जगह वेस्ट हो जाता है ना। कई बार अपन फोर्स इधर लगाते हैं, मोशन इधर हो रहा है, तो कुछ कंपोनेंट तो दूसरी दिशा में वेस्ट हो जाता है और कुछ कंपोनेंट ही ऐसा होता है जो कि उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ होता है। तो हम उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का। यानी कि आपको जो भी फोर्स लग रही होती है उसका एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में निकालना होता है ना। ओके, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उसको अपन एक्स एक्सिस बोल देते हैं और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसको अपन वाई एक्सिस बोल देते हैं, है ना। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी भी हो सकती है ना। तो अब देखते हैं अपन इसको कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था, है ना, 60 डिग्री का एंगल था और इस तरीके से ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सी है, इसी डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉक रखा था, है ना, तो वो नीचे गिरेगा तो इसी दिशा में चलेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये फोर्स लग रही थी। तो अपन इंटरेस्टेड है कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना कंपोनेंट है ना। ओके, तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, जैसे कोई वेक्टर है ना, इस वेक्टर के एक पीछे वाला पार्ट क्या होता है, टेल, और आगे ये जो एरो बनी हुई है इसको अपन हेड कहते हैं, है ना। तो ये जो टेल होता है इसको आपको इस लाइन पे टच करना है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो अपन ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली लाइन है, ये जो डायरेक्शन है, इसी को मैं पैरेलल अगर ट्रांसलेट कर दूं और यहाँ पे ये डायरेक्शन आ जाएगी, है ना। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि आप इस फोर्स वेक्टर को आगे की तरफ ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना। ऐसा किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहनी चाहिए बस। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स रखते हुए अपन ने इसको आगे की तरफ ट्रांसलेट कर दिया, तो ये ऐसे आ गया, है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो टेल थी ये इस जिस दिशा में मुझे कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे ये मैच हो गई, है ना। अब बस अपन को अब इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आप देखो कि ये जो वेक्टर जब आगे चला गया तो
तो ये एंगल कितना होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। जब ये पैरेलल लाइन है तो जो एंगल यहाँ पे होगा बिल्कुल सिमेट्री से ये दिख रहा है हमको कि ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, है ना। हर वक्त कोई मैथ की थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इंट्यूटिवली ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सेम सेटअप है ना। यहाँ से जितना एंगल यूँ निकल रहा था क्योंकि ये बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो उतना ही एंगल यहाँ पे ये हो रहा होगा, है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ओके, अब कंपोनेंट निकालना है ना। अब आप देखो इस लाइन से और इस वेक्टर के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये जो इधर वाला एंगल है ये भी तो एंगल बन रहा है ना। ये कितना है 120 डिग्री, ये बड़ा एंगल है और ये स्मॉल एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो हमको हमेशा एक्यूट एंगल वाले की तरफ से कंपोनेंट निकाला जाता है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा एफ का वो हमेशा इस स्मॉल वाले एंगल के ये जो बेस है इसकी तरफ कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो क्या कंपोनेंट हो जाएगा, देखो कंपोनेंट हमेशा ओरिजिनल चीज से स्मॉल होता है ना। तो इसका मतलब जिसका आप निकाल रहे हो ना कंपोनेंट, तो वो हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि जो फोर्स है उसका आपको कंपोनेंट निकालना है और कंपोनेंट हमेशा ओरिजिनल जिस चीज़ निकाल रहे हो ना आप उससे स्मॉल होगा। तो जो ये वाला जो फोर्स है ये हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा जो कि इससे स्मॉल होगा। सपोज कीजिए यहाँ तक आया वो, है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ये इसका इस दिशा में कंपोनेंट आया है ना। आप सोच सकते हो कि इसका अगर इधर कंपोनेंट निकाला जाएगा तो इधर ही आएगा, इधर से सपोज कीजिए एक तरीका सोचने का ये है कि यहाँ से सपोज कीजिए कोई लाइट जा रही है ना, तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, है ना, इस दिशा में ये होगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट आ गया, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली दिशा में अपन ने इसका एक कंपोनेंट निकाल लिया, है ना। अब क्योंकि ये एंगल के बेस पे है, एंगल का जो बेस होता है, एंगल जिससे नीचे वाली साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जब बेस की बात होती है तो क्या आता है कॉस, है ना। यानी इस कंपोनेंट की वैल्यू हो गई एफ कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में आपने ये कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है ना। प्रोसेस आपको पता चल गया, स्मॉल एंगल की तरफ से ये कंपोनेंट निकलेगा, है ना। और पता करना हो तो आप यहाँ से एक लाइट भेजोगे, लाइट की रेज आ रही है सपोज कीजिए, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी इस तरीके से। तो ये कंपोनेंट हो गया, है ना। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोग कंपोनेंट निकालने के लिए पूरी ज्योमेट्री सेटअप करते हैं और फिर एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और फिर दूसरी दिशा में जब उनको कंपोनेंट निकालना होता है, इसके परपेंडिकुलर दिशा में भी अपन को एक कंपोनेंट निकालना होता है, तो फिर से एंगल निकालते हैं, कॉस और साइन वगैरह लेते हैं उसका, फिर निकालते हैं। हमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार मेहनत कर ली, एक कंपोनेंट निकाल लिया, तो दूसरा कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर ये कॉस है तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट है ना, दूसरा जो कंपोनेंट है ये वाला, है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूस है, ये फोर्स एफ, जो कि सबसे बड़ा वैल्यू है इसकी। कंपोनेंट्स की वैल्यू इससे स्मॉल है ना। तो इस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एफ साइन 60 डिग्री। अब मुझे इसको ज्योमेट्री से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जब आपने एक वेक्टर, एक कंपोनेंट निकाल लिया, कॉस में आ रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट साइन में आएगा। अगर ये साइन में होता तो दूसरा कंपोनेंट कॉस में आता है ना। तो आपको बस एक ही कंपोनेंट निकालना होता है। ओके, तो इस दिशा में आपने एक कंपोनेंट निकाल लिया एफ कॉस 60 डिग्री। ओके, अब आप उस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो। बस आपको फोर्सेस बैलेंस करनी है, और बैलेंस करोगे उसको, क्योंकि अपन को ब्लॉक को रेस्ट पे लेके आना है। आप जैसे ही फोर्स को बैलेंस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस सी कैसे निकालना है ना। तो ऐसे अपना अरेंजमेंट था। ये ब्लॉक आपका दे रखा था, इसका मास आपको दे रखा है 200 ग्राम, है ना, और फोर्स इस पर इस तरीके से लग रही थी, है ना।
ये 60 डिग्री है। आपने क्या किया, इस फोर्स को अपन आगे ले गए तो ये आगे आ गई है ना, ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये एफ है। तो इसका इस डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में जो है अपन ने कंपोनेंट निकाल लिया, कितना आ गया, इसका आप कंपोनेंट निकालोगे इस दिशा में आ गया कंपोनेंट एफ कॉस 60 डिग्री, यानी इस ब्लॉक पे ऊपर की दिशा में फोर्स लग रही है एफ कॉस 60 डिग्री। और नीचे एक कौन सी फोर्स लग रही है, क्योंकि हर जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे होता है, ये कंपोनेंट क्योंकि हमको याद है ना, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, है ना, ये वाला। तो अगर इस ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना चाहिए, इनको बराबर रख दीजिए, ठीक है। एफ कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एम जी साइन इस वाले एंगल का ही 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, एम जी कितना है ना, इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दोगे, जी का 10 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इज √3/2, है ना। बस सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ऊपर 2000 हो गया, नीचे ये तीनों कट जाएंगे 0, तो 2 आ गया, 2 से ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो f की वैल्यू आपके पास आ गई 2√3, है ना। यू शुड डू दिस कैलकुलेशन एंड वेरीफाई दिस। तो f की वैल्यू आपके पास 2√3 आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में आपको दे रखा था f इज इक्वल टू √x न्यूटन। तो यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 2√3 इज इक्वल टू √x, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, पहले आप 2 का स्क्वायर कर लो, ये 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, √x का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 12, है ना। तो इस तरीके से स्टेप वाइज तरीके से बहुत सारे प्रोसेस को मन में करते हुए, स्किप करते हुए आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हो गया। देखो मैं भी वही गलती कर रहा था, फोर्स की वैल्यू वाला आंसर बता रहा था। तो आपको देखना ये होता है कि आखिर में किस फॉर्म में आंसर पूछा गया है। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, ना कि फोर्स की वैल्यू, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंपोनेंट निकाले, है ना। इस चीज़ को आप सीखना, और फोर्स के कंपोनेंट निकालना बहुत ज़रूरी स्किल होती है फिजिक्स में। कई जगह आपको फोर्स के कंपोनेंट निकालने होंगे, आपको बस करना ये होता है कि जो वेक्टर की टेल है इसको उस लाइन पे आपको मिलाना है जहाँ पे आपको एक कंपोनेंट निकालना है। उसके बाद सबसे पहला कंपोनेंट निकालिए उस लाइन की तरफ, वो हमेशा कॉस के अंदर होता है ना। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। अक्सर अपन mg के कंपोनेंट निकालते हैं ना, ये मास m है इसका, तो ये mg नीचे लग रहा है, ऐसे ही होता है सिचुएशन, है ना। तो इसका जो इस वेक्टर का mg वेक्टर का जो टेल है ये पहले से ही इस लाइन पे है, और ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली लाइन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली लाइन है, और इस mg वेक्टर का टेल पहले से ही उस लाइन पे है। तो आपको बस ये निकालना है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना है, इसको नीचे तक अगर आप ले आओगे तो ये ट्राइंगल बन गया एक। ये एंगल अक्सर अपन को थीटा दे रखा होता है ना। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब हमने जैसे देखा था इस एंगल के नीचे कौन सा होता है, ये बेस होता है इस एंगल का, और इस पे जब यहाँ से आप लाइट डालोगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा, यानी इस वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट ये वाला होगा। और क्योंकि ये इस एंगल के बेस में है, तो बेस में कौन सा यूज होता है, कॉस, तो इसका कंपोनेंट इधर आ गया mg, है ना, कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ दिस एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपका mg कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियो है मैथ स्किल वाली प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है ना। तो mg साइन थीटा कंपोनेंट आ गया, और क्योंकि हम अक्सर करते रहते हैं इसको, तो ये हमको याद भी है
कि नीचे mg sin थीटा होता है ना। क्वेश्चन में अगर कई बार ट्विस्ट हो गया कि ये वाला एंगल थीटा ना दे करके ये वाला अगर दे दिया, सपोज कीजिए ये एंगल अल्फा दे दिया और ये एंगल नहीं दिया, तो आपको पहले ये वाला एंगल निकालना होगा, फिर अपन उसको यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बातों का ध्यान रखते हुए आप फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।